Okay, Assalamu alaikum class. In today's lecture, we will cover our remaining chapter. So let's start from the first slide. That is about selecting advertising media. The vehicle selecting when we talk about advertising media, the vehicle through which we define is as the vehicles through which advertising messages are delivered to their intended audience. Major steps include deciding on reach, frequency, impact, choosing among major media types, deciding on media timing. So जब हम जब हमने अपना मैसेज डिज़ाइन कर लिया होता है देन वी गो फॉर विच मीडिया वी गोना यूज़ देन वी डिसाइड विच मीडिया वी गोना यूज़ टू डिलीवर आवर मैसेज। तो हमें इन तीन चीज़ों की तरफ जो है वो मेन फोकस करना पड़ता है, इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है कि सबसे पहले हमने रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट को देखना होता है। दैन मेजर जो हमें अवेलेबल मीडिया टाइप्स होते हैं डेट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया एज वेल। सो इनको इन पर देखना होता है। देन हम अपनी मीडिया टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम का हमारा ऐड होगा और उसको किस किस टाइमिंग में जो है वो प्ले किया जाएगा। ओके, डिटर्मिनिंग द रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट is reach is a measure of the percentage of people in the target market who are exposed to ad campaign during a given period of time, given period of time. Yani how many of people your ad gonna distribute the information, gonna convey the information, और यानी कि कितने परसेंटेज लोगों पर, कितने आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसमें से कितने परसेंटेज जो है जिस पर आपका प्रोग्राम या आपका जो एडवर्टाइजिंग जो मैसेज है वो कन्वे होगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजर फॉर हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज पर्सन इन द टारगेट मार्केट इज़ एक्सपोज टू द मैसेज, कि कितने परसेंट रीच पे हमने देखा कितने परसेंट लोगों तक जो आप मैसेज जो आपने मीडिया सेलेक्ट किया है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, अपना ऐड कन्वे करने के लिए, तो वो कितने परसेंट लोगों तक आपका मैसेज जो है वो कन्वे हो जाएगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज़ हाउ मेनी टाइम इट विल बी प्ले ऑन द टीवी और रेडियो, वट एवर मीडिया डिवाइस यू हैव यूज, यू हैव डिसाइडेड फॉर एडवर्टाइजिंग, कि कितनी बार जो है वो प्ले होगा। इम्पैक्ट द क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ अ मैसेज एक्सपोजर थ्रू अ गिवन मीडियम, इसमें इम्पैक्ट क्या है कि मतलब कितना उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है। ये अच्छा, अब जो फ्रीक्वेंसी वगैरह की जब हम बात करते हैं कि कितनी टाइम का वो जो है वो इसका, अच्छा इसमें जो है अगर आप न्यूज़पेपर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव अगर हम बात करें सोर्स ऑफ मीडियम की, जो हमारा एडवर्टाइजिंग के लिए हम जो मीडियम लेते हैं उसके लिए, उसमें जो न्यूज़पेपर एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर, टीवी और टेलीविज़न जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ मोर यूज़फुल। ठीक है। उस पर जो है वो टारगेट जो आपकी मार्केट होती है उसका बहुत ज़्यादा लोगों तक वो है, उनके लिए रीचेबल होता है। इम्पैक्ट जो है उसका कि कितना उसका आपका मैसेज कन्वे हुआ है, या उसकी जो आप कह लें कि कितने परसेंट आपका अपने डिज़ायर रिज़ल्ट और यूजिंग एडवर्टाइज और फॉर यूजिंग एडवर्टीज़मेंट जो है वो आपने रीच किए हैं। अच्छा, अब इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, ऑल्दो ये इसको मेजर करना, कोई इसको जज करना या इसको एनालाइज करना आसान नहीं होता। तो इसकी कुछ जो हैं कुछ अप्रोचेस हैं डेट आर यूज्ड टू analyze how effective media you have used for your message. For example, जिसमें हम रेटिंग्स होता है, रीडरशिप्स देखते हैं, लिसनरशिप देखते हैं और क्लिक थ्रू रेट्स देखते हैं। सो इन सारी चीज़ों से मींस रेटिंग्स से, रीडरशिप से, लिसनरशिप से और क्लिक थ्रू रेट से जो है वो पता चल जाता है कि जो आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया जो है वो कितना इफेक्टिव होगा। ठीक है। हम इन तीन चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि कितने लोगों ने उसको सुना, कितने लोगों ने उसको पढ़ा, कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर क्लिक किया। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद। ओके, देन है एडवर्टाइजिंग का जो है सेलेक्टिंग मीडिया व्हीकल्स में इन्वॉल्व्स डिसीजन प्रेजेंटिंग द मीडिया इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू द टारगेट कस्टमर एंड मस्ट कंसीडर द मैसेज इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट। इसके साथ साथ जो है उसका इम्पैक्ट भी देखना होता है कि उसका जो है इम्पैक्ट के कितना आपकी सेल्स में चेंज आ रहा है। ठीक है, उसको यूज़ करके कितना वो ऐड आपकी कंपनी के लिए इफेक्टिव है। ठीक है। उसके साथ साथ कॉस्ट को भी देखना होता है। इट शुड नॉट बी सो कॉस्टली, और मतलब थोड़ा सा वो
कंपनी के लिए वो कॉस्टली भी कम हो, और कंपनी इन चीज़ों पर भी देखती है कि कॉस्टली भी कम हो और उसके रिजल्ट्स भी जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों। अच्छा, अब इसमें मीडियम है, जैसे टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, डायरेक्ट मेल, मैगज़ीन्स, रेडियो, आउटडोर्स। अब बोथ all of these mediums have some advantages and some limitations too. अब एडवांटेजेस में टेलीविज़न का है कि मास मार्केटिंग कवरेज है, यू कैन एक तो लो कॉस्ट है पर एक्सपोयर, क्योंकि इसमें साइट भी आ रही है, साउंड भी आ रही है, इमोशंस भी आ रहे हैं, अपीलिंग टू द सेंसेस। लेकिन लिमिटेशन ये है कि इसकी हाई एब्सोल्यूट कॉस्ट होती है। ठीक है, आप ऐड बनाएंगे किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, पहले आप कंसल्ट करेंगे, ठीक है, फिर अपना पूरा एक आपको सेटअप बनाना पड़ेगा, दैन जो है वो ऑडियंस की सिलेक्टिविटी आप डिसाइड करेंगे, उसके बाद वो होगा। न्यूज़पेपर्स में जब आप ऐड देते हैं, इट विल बी फ्लेक्सिबिलिटी। एडवांटेजेस में ये है कि फ्लेक्सिबल होता है, और लोकल मार्केट की जो कवरेज होती है उसके लिए डेट इज़ वेरी गुड। ब्रॉड एक्सेप्टेबिलिटी होती है, लेकिन इसकी जो शॉर्ट लाइफ होती है, यानी कि न्यूज़पेपर एक दिन का है तो उसके बाद जो है ना वो उसकी वो इतना आप कह लें कि इफ़ेक्टिव सोर्स नहीं होता अपने मैसेज कन्वे करने का, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। सो द इंटरनेट है, हाई सेलेक्टिविटी है, इट इज़ वेरी लो कॉस्ट, इमीडिएट जो है इसकी इंटरेक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन इसका लिमिटेशंस इसकी या आप डिसाइड वो कह लें कितना इफेक्टिव इन सिचुएशंस में नहीं है कि इसका इम्पैक्ट लो है। ठीक है, क्योंकि जो ऑडियंस है, ऑडियंस विल कंट्रोल द एक्सपोजर कि कितने टाइम में चलाना है, वो स्किप ऐड कर देते हैं, ठीक है, या उस ऐड को पूरा खोलते ही नहीं, आगे वो मूव कर जाते हैं। तो ये एक मसला है इंटरनेट यूज़ करने का, इसकी जो लिमिटेशन है। अदरवाइज़ इट इज़ वेरी you can say effective or useful source to advertise the for companies to advertise their messages. Then है इंटरनेट, इंटरनेट हो गया, ओके, देन डायरेक्ट मेल, हाई ऑडियंस सेलेक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, कॉम्पिटिशन्स जो विद इन द सेम मीडियम, लो पर्सनलाइजेशन, लेकिन रिलेटिवली हाई कॉस्ट पर एक्सपोजर है कि आपको बहुत सारी ईमेल्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैगजीन्स में है हाई जोग्राफिक और डेमोग्राफिक सेलेक्टिविटी होती है, ठीक है, लॉन्ग रन रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसकी परचेज़ जो है वो हर कोई मैगजीन्स जो है वो परचेज़ नहीं करता, और नो गारंटी ऑफ पोजीशंस। दैन रेडियो है, गुड लोकली अगर आप देखें, आप एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, तो दैन इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। लेकिन जो लिमिटेशंस है कि यू कैन ओनली हेयर द ऑडियो। सो इसमें क्या है कि लो अटेंशन होती है जब जस्ट आप आवाज़ देख रहे होते हैं, एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू वॉच एड ऑन टीवी। तो उसमें आपकी एक अट्रैक्शन और इट विल बी मोर अपीलिंग टू यू। जब भी आप कोई ऐड टीवी पे देखते हैं तो उसका थोड़ा सा ये आउटडोर है, हाई रिपीट एक्सपोजर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप थोड़ा इसको गो थ्रू भी कर लेंगे। ठीक है, ओके, एडवर्टाइजिंग नैरो कास्टिंग वर्सेस शॉटगन अप्रोचेस। नैरो कास्टिंग फोकस द मैसेज ऑन सेलेक्टेड मार्केट सेगमेंट्स, लोअर कॉस्ट, टारगेट मोर इफेक्टिवली, इंगेज कस्टमर बेटर। यानी कि आप अपने अपने जो है ना जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड आपकी जो कस्टमर जो आपके टारगेट मार्केट है, जस्ट आप उनके लिए एक मैसेज डिज़ाइन करते हैं, उन्हीं को ही आप टारगेट करते हैं और वहीं पे अपना मैसेज जो है वो एडवर्टाइज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम नैरो कास्ट जो है वो नैरो कास्टिंग बोलते हैं। जिस तरह से आप देखिए कि केबल और सेटेलाइट टेलीविजन्स होते हैं, वहाँ पे वो अपने अपने जो ऐड चल रहे होते हैं, डैट इज़ एग्जांपल ऑफ नैरो कास्टिंग। ठीक है, वो नैरो कास्टिंग की ही एग्जांपल है। ओके, देन व्हेन selecting advertising media, when deciding on media timings, the planner must consider the seasonality, pattern of advertising। और अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट स्लाइड में हमने नैरो कास्टिंग का पढ़ा कि टारगेट मोर इफेक्टिवली, और हमने जो सेटेलाइट और केबल का जो केबल में जो ऐड आ रहे होते, तो बेसिकली डैट इज़ एग्जांपल ऑफ नैरो कास्टिंग। अच्छा, अब इसमें एंगेज कस्टमर बेटर, आप ये देखें कि अब जो एक वो हमारा जो ये आप कह लें कि जो एक दौर है, इसमें ये है कि आप सेम टाइम पे मोबाइल में जो है ना आप टेक्सटिंग भी कर रहे होते हैं, आप उसमें यूट्यूब पे भी चला रहे होते हैं, आप सोशल मीडिया वेबसाइट भी यूज़ कर रहे होते हैं, ट्विटर भी यूज़ कर रहे होते हैं, उनमें भी ऐड। तो इस तरह के उसमें जो कंपनीज जब मीडिया सेलेक्ट करती हैं तो इन सारी चीज़ों को भी जो है वो कंसीडर करती हैं। When deciding on media timing, the planner must consider seasonality, pattern of the advertising अब इसमें जो है कि इन सारी चीज़ों को भी जो है वो देखना होता है।
कंसीडर करना है सीजनेबिलिटी के सीज़न आपकी प्रोडक्ट का जो है इट इज़ वो है कि कौन सी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइस या जो भी आपके एडवर्टाइजिंग मीडियम आप वो करने जा रहे हैं तो उसकी किसकी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है। और देन फिर पैटर्न्स ऑफ एडवर्टाइजिंग देखेंगे, देन उसमें आपकी कॉन्टीन्यूटी आती है स्केड्यूलिंग विद इन अ गिवन पीरियड प्लस स्केड्यूलिंग अनइवनली विद अ गिवन पीरियड। अब लाइक कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कि साल साल चलते हैं तो उसके लिए हम कॉन्टीन्यूटी स्केड्यूलिंग करते हैं, ठीक है, गिवन पीरियड टाइम के लिए। और कुछ पल्सिंग यानी स्केड्यूलिंग अनइवनली जो कि कुछ सीजन्स में उनकी, जैसे कोक और पेप्सी का जो ऐड होता है वो हमेशा कंटिन्यूस स्केड्यूलिंग के लिए होता है, ठीक है, वो सर्दी गर्मी का उसमें इतना नहीं होता। हालांकि क्योंकि हम लोग सर्दी गर्मी जो है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह से पल्सिंग में ये होता है कि हम कुछ उसमें जो है सीज़न के हिसाब से वेरिएशन कर देते हैं या सीज़न के हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैम्पर्स के ऐड देखते हैं कि बेसिकली वो सीज़न के हिसाब से वो कर देते हैं कि बेबीज़ को अगर आपने सर्दियों में महफूज करना है तो उनके लिए पैम्पर्स यूज़ करें। सो ये इस तरह से भी होता है, ठीक है। ओके देन है सिलेक्ट और फिर इसकी अगर दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें कि कुछ होम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे कुछ सीजनल्स होते हैं जिनकी आपने सीजनल करनी होती है। लाइक आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें आपके रेफ्रिजरेटर्स है, एयर कंडीशनर है, तो उनकी वो सीजनल होती हैं तो उसके लिए फिर हम पल्सिंग वाला जो उसमें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। सो देन है advertising effectiveness and return on advertising investment. Return on advertising investment, the net return on advertising investment divided by the cost of the advertising investment, ठीक है। क्या होता है कि इसमें हम डिवाइड कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट से, ठीक है। रिटर्न को हम डिवाइड कर देते हैं उसकी कॉस्ट के साथ, हमें पता चल जाता है कि कितना हमें रिटर्न मिला है। Communication effects indicate whether the ad and media are communicating the ad message well and should be tested before and after the ad runs। ये सबसे पहले जब हम हम देखते हैं कि हमें उसका रिटर्न व्हाट रिटर्न वी आर गेटिंग ऑन स्पेंडिंग ह्यूज एडवर्टीज़मेंट, तो उसका ये हम दो जो हैं उनसे ये दो फैक्टर्स हैं, ये दो अप्रोचेज़ हैं जिससे हमें वी गॉट टू नो अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग। First one is communication effect indicate whether the ad or media communicating the ad message well should be selected after। अच्छा इसमें हम क्या कहते हैं बेसिकली हम कम्युनिकेशन इफेक्ट देखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर प्लेइंग द एड व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस, कि कौन कौन से चेंजेस आए इन्फॉर्मेशन के हवाले से कस्टमर से। हम पहले ये समटाइम ऐसा करते हैं कि ऐड बनाकर सिलेक्टिव कस्टमर्स को हम दिखाते हैं, कोई एक इंडिविजुअल के लिए, तो उन्हें वो ऐड हम प्ले करते हैं उनके सामने और उनसे पूछते हैं व्हाट दे थिंक अबाउट इट, और उनके कुछ सजेशंस ले लेते हैं। और सजेशन लेने के बाद जब हम उसको लार्ज स्केल पे ऐड देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो उनके पास ऑलरेडी नहीं थी लेकिन ऐड देखने के बाद या एडवर्टीज़मेंट देखने के बाद, कमर्शियल देखने के बाद उन्हें पता चली। सो इससे भी पता चल जाता है कि हाउ मच इफेक्टिव योर ऐड इज़। Then is sales and profit effects, compare past sales and profit with the past expenditures or through experiments। अच्छा अब सेकंड जो मोस्ट जो आप कह लें कि जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस है होता है कि सेल्स और प्रॉफिट में कितना जो है वो चेंज आया है। अब इसका एक तो बेसिकली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स एंड प्रॉफिट इफेक्ट्स, बिकॉज जितनी भी आपकी सेल्स और प्रॉफिट होती है बेसिकली इट विल बी डिपेंड अपॉन द फीचर्स एंड द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट that you claim to that your product is providing to your customer, or the customer think that your products have the feature, कि जो फीचर्स आपके प्रोडक्ट में होंगे और कस्टमर जो समझते हैं कि उसमें जो फीचर बेनिफिट उनके लिए कितने बेनिफिशियल है, उस बेस पर ही हमेशा आपकी सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। जो एडवर्टीज़मेंट होती है बेसिकली उसका पर्पज़ its purpose is just to aware the customer about the product features and about the product availability. So
एक तो ये है कि आप जो आपकी पास्ट सेल्स होंगी उसको जो पास्ट सेल्स और प्रॉफिट होगा आप उसको जो आपके एडवर्टीजमेंट पे पास्ट एक्सपेंडिचर्स होंगे उस पे उसका वो करके देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट आया बिफोर और आफ्टर एडवर्टीजमेंट। ठीक है। सो आपको पता चल जाएगा, you will got to know how advertising have the impact on sales and profit. सो उसके बाद है अदर एडवर्टाइजिंग कंसिडरेशंस। ऑर्गेनाइजिंग फॉर एडवर्टाइजिंग में है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज अ मार्केट सर्विसेज फॉर्म्स that assist the company in planning, preparing, implementing and evaluating all or portion of their advertising programs, international advertising decisions और स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, बेसिकली इसमें क्या है कि आप जो लार्जर कंपनीज होती हैं, बेसिकली कुछ कंपनीज होती हैं उनमें एक अपना जो है वो डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। जो लार्जर कंपनीज होती हैं उनका अपना सेल्स डिपार्टमेंट होता है, लेकिन जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनका वहाँ पे वो सेल्स डिपार्टमेंट में ही कोई बंदा जो होता है वहाँ का जो सीनियर होता है या सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वही एडवर्टाइजिंग सारी चीज़ों को देख रहा होता है। सो लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके अपने एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अपने बजट्स होते हैं। ठीक है। So there will be someone whose job is to handle all the advertising activities or to work with the advertising agency। इसमें जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जैसे यूफोन के जो ऐड आते थे, उन्होंने जिस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होता था तो उनकी सारी यूनिक जो वो यूनिक सी फ़नी सी वो एक शॉर्ट फिल्म टाइप जो है वो ऐड बनाते थे। ठीक है। सो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन की जो हम बात करते हैं कि अच्छा, अब जो एजेंसीज़ होती हैं वो स्पेशलिस्ट हायर करती हैं, उनका अपना स्पेशलिस्ट होता है और जो कि सारे जो है वो स्टाफ के साथ, जो कंपनी के स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा सा ऐड बना के जो है वो उसमें टीवी पे या जो भी मीडियम उन्होंने सेलेक्ट करना होता है उसके ऊपर उसको प्ले या ऑन एयर कर देते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन भी है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं दे अप्रोच स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी, और उनका जो ऐड होता है वो ग्लोबली मार्केट करते हैं। ठीक है। वो वेरिएशन नहीं लेकर आते हर कंट्री के डिफरेंट उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ इंडस्ट्रीज मैंने कहा कि वो जाते हैं फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, लाइक मैकडोनल्ड्स का है, उनका एक स्लोगन है आई एम लविंग इन इट। और दूसरा जो है कोका कोला के ऐड हैं, बेसिकली उसकी फ्लैगशिप के अंदर जो बनते हैं ऐड। ठीक है। वो दे प्रेफर टू अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी। सो इसके कुछ स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं। इसमें कुछ बेनिफिट्स में ये होता है कि इट विल कॉस्ट लोअर इट विल लोअर कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजिंग मैसेजेस देन यू जो है यू कैन क्रिएट ग्रेटर कोऑर्डिनेशंस। ठीक है। ग्लोबली एंड इट विल बी मोर कंसिस्टेंट, देयर विल बी मोर कंसिस्टेंट इमेज ऑफ योर कंपनी। कि पहला बेनिफिट क्या है, इट विल बी योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विल बी लोअर। ठीक है। जब आप एक ग्लोबली मैसेज बना रहे हैं तो उसमें आपकी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो जाएगी इट विल बी लोअर, और फिर आपका कंसिस्टेंट एक इमेज होगा। सेकेंडली योर वर्ल्ड वाइड कंसिस्टेंट इमेज डेवलप होगा। थर्ड में क्या हो जाएगा कि आपकी कोऑर्डिनेशन होगी, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग में कोऑर्डिनेशन होगी। सो बट कहा जाता है कि बेनिफिट यू विल गेट बेनिफिट फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन व्हेन यू थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। कि आप एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर देते हैं जो आपका मेन पर्पस होता है आपकी स्ट्रेटजी का, लेकिन आप उसमें उन एफर्ट्स को या उन गोल्स को अचीव करने के लिए लोकली जो कस्टमर के कंज्यूमर की जो है नीड और एक्सपेक्टेशंस हैं उसका रिस्पॉन्स आप लोकल मार्केट में इफ़ेक्टिव वे से करते हैं जिससे कस्टमर को ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिले। ठीक है। क्योंकि जब आप बिल्कुल कुछ कंट्रीज़ वहाँ वहाँ पर ऐसी होती हैं जहाँ पे आप स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकते होते, क्योंकि कुछ रेगुलेशंस होती हैं कुछ कंट्रीज़ में, लाइक कनाडा में और आप जो है स्वीडन में। फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट एडवर्टाइज फॉर जंक फूड,
और वहाँ पे जो मैकडोनल्ड जैसी कंपनी ग्लोबल कंपनी है जिनका स्लोगन है आई एम लविंग इट, so basically they advertise their food, they advertise their company, or they advertise their you can say outlet as a food, as a family you can say restaurant. तो वो इस तरह से वो अपने आप को एडवर्टाइज़ करते हैं, क्योंकि आपको दूसरी कंट्रीज़ में जब आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पर रेगुलेशंस में डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे आपकी स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी जो है इट विल नॉट वर्क वेल. ओके, देन है पब्लिक रिलेशन. It involves building good relations with the company's various publics by obtaining favorable publicity, building up a good corporate image, and handling or heeding over unfavorable rumors, stories, and events. Public relations is used to promote product, people, ideas, and activities. कि जो आपके पब्लिक रिलेशंस में बेसिकली क्या करते हैं कि आप जिस कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं उन वहाँ पर अपना एक अच्छा रिलेशनशिप उस कम्युनिटी के साथ डेवलप करती हैं बाय यूजिंग वेरियस एक्टिविटीज़. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. इससे क्या होता है कि कंपनी के बारे में एक जो अगर सम टाइम एक नेगेटिव जो इमेज होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में बड़ा इट विल बी वेरी हेल्पफुल और ग्रेटली हेल्पफुल. और दूसरी ये है कि कुछ रूमर्स या स्टोरीज़ जो एसोसिएट कर दी जाती हैं जब पब्लिक के साथ वो एक कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग, एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो फिर कंपनी को उसका एक उसकी गुडविल के लिए ये एक अच्छा स्टेप होता है. सो पब्लिक रिलेशन जो होते हैं बेसिकली इसके साथ साथ एक तो कंपनी की गुडविल में जो है वो एक अच्छा उसके लिए एक चेंज होता है, एक अच्छा उसको बेनिफिट मिलता है. और दूसरा ये पब्लिक रिलेशन कैन आल्सो बी यूज फॉर प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, पीपल, आइडियाज़ एंड एक्टिविटीज़ एज वेल. A press relation or press agency involves the creation and placing of newsworthy information to attract attentions to a person, product or services. कि जो आपकी प्रेस रिलेशन है बेसिकली वो क्या करते हैं वो भी एक रोल प्ले करती हैं इंफॉर्मेशन को जो है वो कन्वे करने के लिए. और दूसरा जो वहाँ की कम्युनिटी के लोग होते हैं या प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए वो एक अटेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं. प्रोडक्ट पब्लिसिटी जो आप करते हैं उसमें क्या होते हैं इन्वॉल्व्स पब्लिसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, जिसमें आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइक आपकी जितनी इंश्योरेंस कंपनी वाली प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली प्रोडक्ट पब्लिसिटी कर रही होती है. पब्लिक अफेयर्स जो है इन्वॉल्व होल्डिंग एंड मेंटेनिंग द नेशनल और लोकल कम्युनिटी रिलेशंस. अब जो पब्लिक अफेयर्स कमेटी या जो होता है वो क्या करते हैं कि कम्युनिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं उन सारे मामलों को देख रहे होते हैं. लॉबिंग इन्वॉल्व बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशंस विद द लेजिस्लेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशंस एंड रेगुलेशंस. इसमें जो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप वो होता है ताकि अपने फेवरेबल जो हैं वो लेजिस्लेशन करा सके. इन्वेस्टर रिलेशंस होते हैं इन्वॉल्व मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद द शेयर होल्डर्स एंड अदर्स इन द फाइनेंशियल कम्युनिटी. कि आप उनके साथ रिलेशंस जो हैं वो अच्छा एक रखते हैं, ठीक है. इनमें से जो आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होगा तो वो इन्वेस्टर के साथ अच्छे रिलेशनशिप को ही विल मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द इन्वेस्टर एज वेल. एंड देन है डेवलपमेंट involves public relations with the donors or members of non-profit organizations to gain financial or volunteer support. के इसमें बेसिकली क्या है कि आप जो हैं डेवलपमेंट में क्या है कि आप जो डोनर्स हैं जो कि डोनेशंस देते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि वो उनसे एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एक अच्छा जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करती हैं. अच्छा, अब पब्लिक रिलेशंस का जो है लोअर कॉस्ट, जब हम पब्लिक रिलेशन की बात करते हैं कि आप पब्लिक रिलेशन इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द to create awareness among people, and it can be used effective as effective tool to have a good relationship with your target customer or target community. और इसकी बेसिकली कि ना सिर्फ ये कि आप इससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती हैं और आप अपने कस्टमर के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप जो आपके टारगेट मार्केट है उसमें डेवलप कर सकते हैं. और इसके कुछ बहुत सारे दूसरे बेनिफिट भी हैं डैट इट्स कॉस्ट इज़ लोअर देन एडवर्टाइजिंग. कि इसकी जो कॉस्ट है वो एडवर्टाइजिंग से बहुत कम है, क्योंकि ग्रेजुअली आपको शुरू शुरू में एक टाइम लगेगा लेकिन वो लॉन्ग रन आपको बहुत बेनिफिट देगा. इट हैव स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक अवेयरनेस दैन एडवर्टाइजिंग. इसका इम्पैक्ट भी जो होता है
जब लोकली आप लोगों से मिलते हैं और उनके साथ एक रिलेशन अच्छा अपना डेवलप करते हैं तो उस वो एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हैज़ पावर टू इंगेज कंज्यूमर एंड मेक देम पार्ट ऑफ द ब्रांड स्टोरी। और इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं ना बेसिकली वो आप कुछ जब कंपनीज कुछ इस तरह से अच्छा करती हैं, कुछ कम्युनिटी की वेलबींग के लिए कोई काम करती हैं, ठीक है, वो एडवर्टाइज नहीं करते, वो जस्ट कुछ प्रेस के लोगों को बुला लेते हैं, वो खुद ही फिर उसको एडवर्टाइज करते हैं, तो कंपनी के एक अच्छा जो है वो इमेज खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है, अब मेजर पब्लिक रिलेशंस टूल्स में आपके न्यूज़पेपर आ गए, स्पीचेस आ गए, स्पेशल इवेंट्स आ गए, written materials, audio visual materials, corporate identity material, public services activities, buzz marketing हमने पहले भी पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, दरमियान में भी पढ़ा है, कि जिसमें हम जो हमारे ओपिनियन लीडर होते हैं उनको हम अपनी प्रोडक्ट का जो है वो एक एम्बेसडर जो है वो बना लेते हैं, जिसमें वो प्रोडक्ट के हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जो है वो काम करते हैं। दैन है सोशल नेटवर्किंग, मोबाइल टूर मार्केटिंग, इंटरनेट। अब न्यूज़पेपर में क्या है, जो हम इसका वन बाय लेट्स वी हैव अ brief look at all these points. PR professional find or create favorable news about the companies and its product, के जो ये आपके प्रोफेशनल्स होते हैं कि वो एक अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं इनको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बेसिकली हमारी जितनी भी कुछ नेशनल लेवल पे अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एज सच वो कम्युनिटी या पब्लिक रिलेशंस के हवाले से कुछ ज़्यादा काम नहीं करती। ज़्यादातर ये होता है कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज़ ट्रीटेड एज अ स्टेप चाइल्ड, और इसका बेसिकली उसने क्या करना होता है, उसने जिस पब्लिक को डील कर उसका ज़्यादातर टाइम जो है स्टॉक होल्डर्स के, एम्प्लॉयज़ के साथ, लेजिस्लेटर्स के साथ, पीयर्स के साथ गुजरता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए वो कोई काम नहीं करते। उस कम्युनिटी की वेलबींग के लिए के साथ ज़्यादा एक मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए वो जो वे ज़रूरी चाहिए होते हैं, ये जो इन टच रहना जितना ज़रूरी होता है उनके लिए इन टच रहना उतना पॉसिबल समटाइम नहीं होता। और न्यूज़ को भी जो है वो पब्लिक रिलेशन के तौर पर और कंपनी के एक फेवरेबल इमेज के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। स्पीचेस कैन आल्सो क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड कंपनी पब्लिसिटी, जिसमें डिफरेंट सेमिनार्स कराए जाते हैं, उसमें स्पीचेस होती हैं। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर इस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। सो स्पेशल इवेंट्स ranging from news conference, press tours designed to reach and interest टारगेट पब्लिक्स। जब कुछ इंस्टीट्यूट अपने उसको इंस्टीट्यूट को जब वो कर रहे होते हैं एडवर्टाइज, तो इस तरह की कुछ स्पेशल इवेंट्स जो हैं वो कराए जाते हैं टू गेन द अटेंशंस ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस। देन रिटन मटेरियल्स, पीपल यूज दिस टूल टू रीच एंड इन्फ्लुएंस देयर टारगेट मार्केट। अब इसमें रिटन मटेरियल्स में ब्रोशर्स आ गए आपके, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिटन होती हैं। कार्ड्स आ गए, बिजनेस कार्ड्स आ गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें आ जाती हैं आपके रिटन मटेरियल्स में। तो उसके साथ साथ वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो यूज़ होती हैं और एज अ पब्लिक रिलेशन टूल्स। ओके देन है पब्लिक रिलेशंस में नेक्स्ट आपका ये है ऑडियो विजुअल मटीरियल्स सच एज स्लाइड, साउंड प्रोग्राम्स, डीवीडी एंड ऑनलाइन वीडियोस आर बीइंग यूज इंक्रीजिंगली एज कम्युनिकेशंस टूल्स। सो आपकी जो इस तरह के मीडिया ये जो हैं डीवीडीज़ वगैरह हैं, ऑनलाइन वीडियोस जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, सो इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ पब्लिक रिलेशन टूल। Then corporate identity material can also help create a corporate identity that the public immediately recognize। अब कुछ आइडेंटिटी मटेरियल होता है, कुछ स्लोगन्स होते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको देख के का जो है वो पब्लिक फ़ौरन से उसको आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये जो है वो किसी कंपनी का जो इमेज बन जाता है। इसके अलावा कंपनी की जो वेबसाइट्स होती हैं, द वेबसाइट्स ऑफ द कंपनी is also can also be used as effective PR tool, यानी public relation tool, because a larger amount of the information available on the company's website
ठीक है, जो कि ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं इससे रिलेटेड वो कंपनी की वेबसाइट पर होती हैं, जो कि एज अ पब्लिक रिलेशन टूल जो है वो यूज़ की जा सकती हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. हियर वी हैव completed our chapter number 15. So thank you very much for your attention. Allah Hafiz.